द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंत्री परिषद पर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, इसमें कितने तरह के मंत्री होते हैं उसे भी हम देखेंगे, इनके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है उससे संबंधित सभी बिंदुओं को देखेंगे। किचन कैबिनेट क्या होता है इसे भी देखेंगे और वीडियो के अंत में हम प्रश्न भी लेंगे इस टॉपिक से। अभी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक प्रश्न भी पूछा था, उस प्रश्न को भी प्रश्नों में शामिल किया है, उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। केवल 3 प्रकार के ही मंत्री होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो राज्य मंत्री है, राज्य मंत्रियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है कैबिनेट मंत्री के सहायक और दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है। तो इसमें जान लीजिए, जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां होती हैं, जिनमें पहला है कैबिनेट मंत्री, फिर दूसरा है राज्य मंत्री और इसका है तीसरा उप मंत्री। तो ये प्रोटोकॉल में भी क्रमशः दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में याद रखिएगा 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि कैबिनेट में लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है और याद रखिएगा ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में इसकी चर्चा है। ठीक है, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद, याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ पर संसद लिखा रहता है, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, या जनता का जो लोकप्रिय सदन है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता का लोकप्रिय सदन जो है वो निम्न सदन है, यानी कि लोकसभा है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ही इसके आकार को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, इसके आकार को घटाना बढ़ाना ये प्रधानमंत्री के हाथों में है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के हाथों में नहीं है। अगला पॉइंट है, यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है। ठीक है, कोई भी सरकारी बैठक होती है तो एक साथ सभी के सभी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें जो मंत्री होते हैं, एक साथ कभी भी नहीं बैठते, याद रखिएगा। और इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। इसके कार्यों का निर्धारण जो है वो मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल ही बताती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे मंत्रिमंडल, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसे जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। इस संविधान संशोधन अधिनियम को अवश्य याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट। तो कैबिनेट में याद रखिएगा, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। इस तरह से प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट में भी दिया गया है। तो कैबिनेट में यानी कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और ये मंत्री परिषद का ही एक भाग है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक भाग मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, और ये एक लघु निकाय है क्योंकि इसमें 15 से 20 मंत्री ही होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में आपने देखा 60 से 70 मंत्री होते हैं और वो एक बड़ा निकाय है और एक संवैधानिक निकाय भी है। ठीक है, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर के निर्देश देती है और ये निर्देश जो होते हैं सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ भी कहती है तो वो उन्हें मानना पड़ता है, उनके लिए कंपेल है। ठीक है, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्री परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे भी याद रखिएगा। और मंत्री परिषद के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल के परामर्श से, याद रखिएगा। परामर्श किससे करता है? कैबिनेट से करता है, मंत्रिमंडल से करता है, न कि मंत्री परिषद से। ठीक है, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी
करता है, ठीक है, अपनी मर्जी से जारी नहीं करता है, मंत्रिमंडल के परामर्श से। इसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, और कार्यपालिका शक्ति का जो व्यवहारिक प्रयोग है वो वास्तव में मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। इसी वजह से कार्यपालिका पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है, ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है कि वो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का चयन करे या उसे निकाल दे, ठीक है, ये प्रधानमंत्री को पावर है। इसके बाद देखेंगे हम जो 3 तरह के मंत्री हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री याद रखिएगा अपने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं मंत्रालयों में, तो अपने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्रियों के पास मंत्रालय भी होता है, ठीक है, जैसे गृह मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो वित्त मंत्री के पास वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्री के पास विदेश मंत्रालय होता है, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के मंत्रालय के मंत्री होते हैं, ठीक है। शासन संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। कैबिनेट की अनेक समितियां भी होती हैं, इसे भी याद रखिएगा, जैसे रक्षा मामलों की समिति है, वित्त मामलों की समिति है, तो ये कैबिनेट की ही समितियां होती हैं। इस तरह की जो भी समितियां हैं वो कैबिनेट की समितियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरे नंबर के जो मंत्री हैं वो है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्रियों में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर राज्य मंत्री है, इसमें 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले प्रकार के मंत्री वे होते हैं जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक है, और ऐसे मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री वे होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंप दिया जाता है, तो ऐसे मंत्री जो है ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में काम करते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री की हेल्प के रूप में काम करते हैं, ठीक है। प्रायः राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन यदि इन्हें आमंत्रित किया जाए, ठीक है, यदि इन्हें इनवाइट किया जाए तो ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे उप मंत्री यानी कि डिप्टी मिनिस्टर, जो कि तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। यह विभागों में जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर से यानी कि उप मंत्री। इसके बाद किचन कैबिनेट देख लीजिए, ये क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो किचन कैबिनेट को आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 15 से 20 मंत्रियों का जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनका एक लघु निकाय होता है, ठीक है, एक स्मॉल बॉडी होती है, और इसका जो हेड होता है, चीफ होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और ये औपचारिक रूप से जो निर्णय लेते हैं, ठीक है, निर्णय लेने वाली जो सत्ता है वो केंद्र बिंदु है, ठीक है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री के कुछ विश्वसनीय मित्र भी होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्य जो फैमिली के मेंबर हैं वो भी किचन कैबिनेट में हो सकते हैं, ठीक है, विश्वसनीय मित्र भी हो सकते हैं, चाहे वो उद्योगपति ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं किचन कैबिनेट, जो कि 15 से 20 मंत्रियों का समूह होता है। इस समूह में प्रधानमंत्री, उसके विश्वसनीय मित्र और पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं, बस यही है किचन कैबिनेट, और इसका जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण बात, जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्री जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया हो लोकसभा, प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा पर्सनली जो है प्रधानमंत्री के प्रति, जबकि कलेक्टिवली जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ठीक है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद या संघ मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, और ये संघ के जो मंत्री हैं ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है।
तो केवल एक सही है, आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंत्रिमंडल शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किस में केंद्रित होता है? जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल कौन कर सकता है? जनता कर सकती है? बिल्कुल नहीं। संसद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्याध्यक्ष कर सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को पावर है, ठीक है। किसे रखना है, किसे निकालना है, ये प्रधानमंत्री को पावर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में मंत्रिपरिषद एक बहुस्तरीय रचना होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल गलत है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल एक सही है, ठीक है। कैबिनेट में जो परिषद के सभी सदस्य हैं सभी नहीं शामिल होते हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं कैबिनेट में, और संघ के मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। थोड़ा बहुत हेर फेर करके प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के प्रधान के प्रति? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री के प्रति? बिल्कुल नहीं। सदन के दोनों सदनों के प्रति? बिल्कुल नहीं। सदन के लोकप्रिय सदन के प्रति? तो सदन का लोकप्रिय सदन ऊपर आपको चर्चा किए हैं। सदन का जो लोकप्रिय सदन है वो होता है लोकसभा, ठीक है। उसे निम्न सदन भी कहा जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी, और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत भी उत्तरदायी है। चौथा गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है ए बी सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रश्न एक बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को अपनी राय पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद के मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, गलत है। यहाँ पे संसद दे रखा है, तो संसद में लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 53 में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित है, ये भी गलत है। अनुच्छेद 53 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 73 में है, ठीक है। तो इस तरह से केवल एक ही सही है, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना चाहता है वो अपना त्याग पत्र संबोधित किसे करेगा? तो मंत्रिपरिषद यदि उसे त्याग पत्र देना है तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र प्रधानमंत्री को नहीं देगा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होती है, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जबकि प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष और दल के अध्यक्ष ये सब गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ये सही है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं करता है, ये भी सही है। संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, तो ये कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कैबिनेट में आपको बता चुके हैं केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे, तो किस कंडीशन में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे, मान लीजिए कोई कैबिनेट मंत्री है वो त्यागपत्र दे देता है, तो इससे पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो भंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपका आंसर केवल 3 सी हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा गया है 2022 में, उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपके सामने है। तो इसमें पूछा गया था, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो अभी आपने देखा संविधान में केवल 3 ही श्रेणियां हैं मंत्रियों की, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके बाद आपने
91वें संविधान संशोधन 2003 में देखा कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आपका केवल दूसरा सही है, यानी कि आपका जो आंसर है वो केवल बी है। ठीक है, ये प्रश्न हाल ही में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई भी प्रश्न आगे फ्यूचर में पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या RO का एग्ज़ाम हो या फिर कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, 100% सभी प्रश्न आप सही कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।